ताकि उनको जो मशीनें हैं वो प्रोक्योर कर सकें और अगला इलेक्शन जो है वो हम ईवीएम के ऊपर कराने में कामयाब हो सकें। थोड़ा सा यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो तमाम हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो एक ओवरऑल सिचुएशन है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि उसमें एक इस्तेहकाम है। जो आज सुबह जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और ये हमने इसके ऊपर जो है वो मैंने ट्वीट भी किया था कि अब तक जो फॉरेन डेट पेमेंट है वो अकेली ही तकरीबन 12.27 बिलियन की है और जो 2023 में हम करेंगे वो भी तकरीबन 12.5 बिलियन की होंगी। तो 55 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी का लिया हुआ कर्जा है। 55 बिलियन डॉलर कर्जा जो है वो हमने वापस जो है वो करना है 5 सालों में। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग ये आज बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि मईशत कैसे मैनेज करनी है, उन्होंने मईशत जो है वो कैसे मैनेज की। आज पाकिस्तान में जो वेल्थ क्रिएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी बेहतरी आ रही है। आज जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें 30% ग्रोथ है। आईटी की जो इंक्रीज है वो पिछले साल एक्सपोर्ट की 47% थी, इस साल अभी 38% के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। हमें उम्मीद है कि ये साल ख़त्म होने तक डबल होगी। इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं स्पेशली इनकम टैक्स में जो है वो 31% जो है वो इजाफा हुआ है और जो तमाम फसलें हैं हमारी उन्होंने रिकॉर्ड जो पैदावार है वो दिखाई है। और जो करंट एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है लेकिन उसमें जो मेन खर्चा है हमारा वो दो है। एक तो हमने जो वैक्सीन मंगवाई है और उसका एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो हमने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त वैक्सीन में बाकी ममालिक से बहुत आगे है। कोरोना की जंग जिस तरह पाकिस्तान ने लड़ी है जाहिर है कि उसका कोई और मुकाबला नहीं है। और दूसरा बड़ा खर्चा जो 134 अरब रुपए हमने जो ये आईपीपीज हैं इनको पेमेंट की हैं और आईपीपीज को पेमेंट करने इसलिए करनी पड़ी हैं कि ये वो सौदे हैं जो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में हुए। ये बहुत महंगे प्लांट लगाए गए, एक तमाम जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर प्लांट्स लगाए गए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त बिजली जो है वो महंगी है क्योंकि हमें उन जो वो खर्चे भी हमें देने पड़ते हैं जो खर्चे होते ही नहीं हैं। यानी आईपीपीज अगर बिजली की डिमांड नहीं भी है तो उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमें जो बिजली के चार्जेस हैं देने पड़ते हैं। मसलन अगर एक आईपीपी जो है वो 100 मेगावाट बिजली बना सकती है लेकिन हमें ज़रूरत 25 मेगावाट की है तो हम 25 मेगावाट का उसको पैसे नहीं देते, हम 100 मेगावाट के पैसे देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा एक इन्होंने जिस किस्म के इस वक्त उस वक्त वो मुआहदे किए उसके नतीजे में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान जो है वो मुसलसल होता जा रहा है और 2023 में तो ये अपनी पीक के ऊपर पहुंच जाएगा और हमें और भी अरबों रुपया जो है वो इसमें देना पड़ेगा। कॉटन जो है उसमें 19.5% जो फसल है उसमें इजाफा हुआ है। तकरीबन हम समझिए कि इस वक्त 8.5 मिलियन मैट्रिक टन बेल 8.5 मिलियन बेल्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे। चावल जो है वो हम 8.8 मिलियन टन जो है वो इसमें हमने पैदा किया है जो 4.8% ज़्यादा है पिछले साल से और ये चावल की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल है जो इस साल हमें मिली है। इस तरह से जो गन्ना है वो 88.1 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई है, 8.7% इजाफा हुआ है और ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा है। गंदुम और मकई जो थी वो पिछले साल आपको पता है कि 27.3 मिलियन मैट्रिक टन थी और जो मकई है वो 8.5 मिलियन मैट्रिक टन थी। ये भी दोनों फसलें जो हैं वो अपनी तारीख की सबसे बड़ी जो हैं फसलें थी। इसके साथ हमारे यहाँ इसी को रिफ्लेक्ट जो होता है वो हमारी आज जो ऑटो पॉलिसी जो नई दी गई है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। हम अभी इस वक्त 2,40,000 गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान बना रहा है।
हमारा टारगेट ये है कि हम इनको 5 लाख गाड़ियों के ऊपर ले जाएं। जब 5 लाख गाड़ियों पे आप ले जाएंगे तो उसके नतीजे में एक सर्ज आएगा आपका पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, और ये जो सारी चीज़ें हैं इससे ये पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हों तो असल जो कामयाबी है वो यही होगी, और उसी के ऊपर जो है वो हम इस वक्त कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो एक ओवरऑल हमारी जो मईशत है उसमें जो लोगों की इनकम्स में जो इजाफा हुआ है वो बासानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ पिछले 2 सालों में जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 से बढ़कर 15 हो गए हैं, और इस वक्त जो बहुत नई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग में आई हैं, उसके साथ साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स है उनमें आई है फॉर एग्जांपल। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो बैंक्स ने 240 अरब रुपए से बढ़ा के 338 अरब रुपया अक्टूबर 2021 तक जो है वो कार फाइनेंसिंग में दिया है, यानी 338 अरब रुपया बैंकों ने, ये 44% जो है इजाफा हुआ है। इसी तरह से जो कारों की प्रोडक्शन है इसको जो पहले 5 महीने में जो ये हमारा 2021 का साल है इसमेमें ऑल टाइम हाई गई है, 1,11,435 के ऊपर कारों की प्रोडक्शन गई है। पिछले साल ये 65,998 के ऊपर थी, और ये 69% इंक्रीज हुई है कारों की मैन्युफैक्चरिंग में। और इसी तरह से जो मोटर बाइक्स हैं उनकी जो एक तो मोटर बाइक्स में हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर लिया है कि अब 85% जो मोटरसाइकिल है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही बनता है, इसको बाहर से जो है वो नहीं मंगवाए जाते पार्ट्स जो हैं उसके। पहले ये था कि पार्ट्स जो हैं वो बाहर से मंगवाए जा रहे थे, अब जो है ये सारे। इसी तरीके से जो मोटर बाइक्स हैं, इसी तरीके से जो आपकी जीप्स हैं, इसी तरीके से जो आपकी मोटरसाइकिलें हैं, इसी तरीके से जो आपके ट्रैक्टर हैं, इन तमाम की जो फरोख्त है उसमें एक हिस्टोरिक इजाफा हुआ है। सुजुकी कल्टस की फरोख्त में 161% इजाफा हुआ है, सुजुकी वैगनर में 79% इजाफा हुआ है, सुजुकी बोलान में 32% इजाफा हुआ है, सुजुकी ऑल्टो की जो है वो 180% इजाफा हुआ है, और 6,775 यूनिट्स सिर्फ टोयोटा ने 1 जुलाई में जो है वो बनाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इसी तरह से जो बिजली की हमारी कंजम्पशन है उसमें तकरीबन 13% जो है वो इजाफा हुआ है, डीजल की कंजम्पशन में 26% इजाफा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ये हम कह रहे हैं कि इकॉनमी नीचे चली गई है, महंगाई हो गई है, तो फिर ये इजाफे कैसे हो रहे हैं? जाहिर है कि पाकिस्तान में कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान की मईशत का जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत जा रहे हैं। और जब अगर आपकी ग्रोथ हो रही हो फिर नौकरियां भी पैदा हो रही हैं आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, इन तमाम में हिस्टोरिक जो है वो बेहतरी आ रही है। लेकिन जब मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 55 अरब डॉलर आपने वापस करने हैं इस साल। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपके ऊपर जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान के ऊपर वो क्या हुआ है। और जब ये मुआशी बुज़ुर्ग महर बैठ के आपको बताते हैं कि किस तरह से मईशत को मैनेज करना है, तो आप उनसे ये भी सवाल पूछें कि जिस तरह से आप मैनेज करके गए हैं उस तरह तो बिल्कुल ही मैनेज जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 20.3 अरब डॉलर से बढ़कर 25.2 अरब डॉलर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। 12 बरामदात का हुजम जो है वो पिछले साल की निस्बत 29% जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, प्राइवेट जो कारोबार है उसमें 44% इजाफा हुआ। मैं आपको यहाँ पर ये भी बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुल कंपनियां हैं वो तकरीबन 2 लाख हैं। 2 लाख कंपनियां हैं जो SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं। इन 2 लाख में से 1,50,000 कंपनियां पिछले 3 सालों में बनी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजनेसेस जो हैं वो किस कदर ग्रो किए हैं पाकिस्तान में, कि जहां पे 2 लाख टोटल कंपनियां हैं उनमें से 1.5 लाख कंपनियां
पिछले 3 सालों में जो है वो बनी है और यहाँ पे जो कारोबार है वो हो रहा है। कल जैसा मैंने आपको पहले कहा कि शिबली फराज साहब और आईटी मिनिस्टर साहब जो हैं और शायद उसमें और भी कुछ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी मुलाकात के लिए कहा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे वो इस हफ्ते और उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर जो भी असिस्टेंस चाहिए उनको वो इंशाल्लाह वो उनको दी जाएगी। काबीना ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 में तरमीम करने की असूली मंजूरी दी है। ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में की गई है। तरमीम का मसवदा काबीना की कमेटी बराए कानून के सामने पेश होगा। इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेनेट का वोट है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसको वो मालूम कर सके कि वोट जो अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात आए तो उनको पता हो कि वोट किसने कहाँ डाला है। उसके मुतालिक जो तरमीम है वो अब पार्लियामेंट में जाएंगी और अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे उनको अप्रूव करे तो वो फिर कानून का हिस्सा बन जाएंगी। इससे हम समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा जो है वो हो सकेगा सेनेट में। जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की एक समरी थी डेली वेजेस एडहॉक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुतालिक, वो हाई कोर्ट ने कहा था कि उसको कैबिनेट के सामने पेश किया जाए, उसको कैबिनेट के सामने पेश किया गया है। इसी तरीके से जो एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है कर्जों की जो दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 के दौरान हासिल किए गए, ये तकरीबन 3.98 बिलियन के कर्जे थे जिनके एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी जो है वो दी गई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब हमारी हालत यह है कि हमें कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और वो कर्जे हम इस तरह से लेते हैं कि जो पिछले गवर्नमेंट्स में जो शॉर्ट टर्म महंगे कर्जे लिए गए उनको अदा किया जाता है और लॉन्ग टर्म कर्जे लिए जाते हैं ताकि वो फौरी तौर के ऊपर बोझ जो है वो कम हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कौंसिल पर सरकारी नामजदगियों की मंजूरी दी गई है। इसमें अब चेयरमैन SCCP और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सैयद नजम अली और फेरोज रिजवी जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। सूबा पख्तूनख्वा से नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पर जवादुल्लाह साहब को बतौर मेंबर तैनात किया जा रहा है। वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तानी कौंसलेट में तैनात एहलकार नवीद रफीक शेख के छोटे भाई नौमान रफीक शेख एक स्पेशल पर्सन है, तो उनको पासपोर्ट दिया जा रहा है कि वो अपना इलाज करवा सकें वहाँ पे। पुलिस एक्ट जो था उसको CCLC में भेजा गया है और अब वहाँ पर उसको इस्लामाबाद का जो पुलिस एक्ट है उसकी वहाँ पर जो है गुफ्तगू होगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वाइस एडमिरल जाहिद इलियास की जगह पोर्ट कासम अथॉरिटी पर बतौर सरकारी मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी और अमल दरामद के लिए काबीना ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर मेंबरान को नोटिफाई किया है। कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे और प्लानिंग मिनिस्टर, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज चेयरमैन FBR, तमाम चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वफाकी डिवीजन के सेक्रेटरीज इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है कि सूबों में और वफाक में 18वीं तरमीम के बाद फूड सिक्योरिटी का ही एक बड़ा मसला चल रहा है। सिंध में आपने देखा किस तरह से आज भी, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, सिंध में आज भी जो आटे का थैला है वो 1350 रुपये से ऊपर है, बाकी पूरे मुल्क में 1100 रुपये के ऊपर है। कराची में जो है वो 1363 रुपये का चल रहा है, जिसकी वजह से एक एनॉमली जो है वो हमारे नज़र आ रही है, उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। काबीना को मुल्क में यूरिया खाद की पैदावार और फ्राहमी के हवाले से आगाह किया गया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस साल यूरिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि कई जगहों पे यूरिया अवेलेबल नहीं है। इस वक्त बाहर जो बैरून मुल्क इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 10,000 रुपया बैग है, हमारे यहाँ 1700-1800 रुपया बैग है। कल फर्टिलाइजर कमेटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसको रखा जाए और उसमें जो भी मुश्किलात हैं खाद से मुतल्लिक उनको दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले अर्ज किया, किसान को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर विल रिमेन इंशाअल्लाह आवर प्रायोरिटी सेक्टर।
मोहम्मद नजम नवाज साकिब को रियाद सऊदी अरेबिया में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात करने की मंजूरी दी है। ये एक्चुअली 8 लोग पहले तैनात हुए थे। एक जो साहब थे उन्होंने इसको वो मंजूरी जो है वो कमर्शियल अताशी अपॉइंट होने के बाद बाहर नहीं गए, तो उनकी जगह के ऊपर इनको नजम नवाज साकिब जो हैं इनको वहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। एनर्जी मिनिस्ट्री की सिफारिश पर इखलाक अहमद सैयद साहब को जेनेको होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बतौर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो नामजद किया गया है। जामशोरो पावर कंपनी के बोर्ड के ऊपर मोहम्मद शफीकुर रहमान को चेयरमैन और अरशद अली को इंडिपेंडेंट मेंबर तैनात किया गया है। इसी तरीके से एनर्जी मिनिस्ट्री की सिफारिश पर चीफ इंजीनियर मुल्तान इलेक्ट्रिक मैपको अल्लाह यार खान को आर्जी तौर पे CEO मैपको तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले थे उनकी तौसीक की गई है। जो और इसी तरीके से जो वजारत कानून के जो CLC के जो एजेंडा था उसकी भी मंजूरी दी गई है। ये थी जी आज की काबीना की। सर KPK के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर क्या कंसर्न्स हैं और क्या आइंदा की हिकमत अमली है? आपकी तरफ से भी ट्वीट हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी हुआ। देखिए आज तो वफाकी काबीना की मीटिंग थी, कोई उसकी जो हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग नहीं थी, लिहाजा उसके ऊपर इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग में गुफ्तगू होगी। सर ये बस इसी से सवाल था कि क्या अभी जब ये सारे रिजल्ट आए सुबह प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर कंसर्न शो किया और उन्होंने बाकायदा कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो ये जानना ये चाह रहे थे कि क्या इस किसी लेवल पर आप लोगों को डिस्कशन इस सारे को लेकर या आगे की पाइपलाइन में आप लोग कोई ना कोई तो आखिर इसकी वजह होगी, तो आप उसे महसूस करने के। देखिए वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना, जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादातर जगहों के ऊपर तो यही हुआ है कि टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे MNA MPS कुछ नहीं है। ये तो हर हल्के की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो KP में हारे हैं। लेकिन एक बार फिर देखें साबित यही हुआ है कि सिर्फ PTI ही मुल्कगीर जमात है, बाकी तो लोकल जमातें हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है, तो ये तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम को और PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। PTI अगर इस मुल्क में नहीं होगी तो एक तो मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि फिर जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, जमीयत उलमा इस्लाम का जो जिस किस्म का इन्होंने 2002 में भी आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने तालीम को तबाह कर दिया था, इन्होंने फाइनेंस को तबाह कर दिया। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुल्कगीर। सो PTI और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है और PTI वो वाहिद लीडर है जो एक हमागिरियत देती है मुल्क को, एक वफाकी जमात की हैसियत और एक वफाकी लीडर है। अगर ये नीचे जाते हैं और इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये PTI के जो लीडरशिप है, PTI के जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने छोटे मफादात को ऊपर से पुश डालें और इमरान खान को मजबूत करें, क्योंकि इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक बड़ी, मैं तो समझता हूँ कि बड़ी एक टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और हर जगह के ऊपर जो मरियम नवाज़ जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। और मुझे उम्मीद है पीपल्स PTI के जो हमारे कारकुनान हैं और हमारे जो लीडरशिप है वो इस सूरत हाल से सबक सीखेगी और अपने आप को मुनज़्ज़म करेगी। चौधरी साहब, बिलाशुबा बहुत बड़ी कामयाबी है OIC की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है। OIC की कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 मुश्तरका अलामियाँ जारी हुई, एक अल-कुद्स
के हवाले से और एक अफगानिस्तान के हवाले से, क्या वजह है कि कश्मीर के बारे में बात नहीं हुई इस OIC का? बात तो वज़ीर आज़म साहब ने की थी कश्मीर की, लेकिन OIC का इजलास जो है वो जो मार्च में होने जा रहा है वो कश्मीर उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। तो चूंकि मार्च में वो होने जा रहा है तो इसलिए कश्मीर को मार्च के लिए रखा गया। जी साहब, आपने बताया कि यूरिया की तारीखी प्रोडक्शन होगी, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखें तो किसानों को ब्लैक में मिल रही है, 1200 की बोरी 1800 में मिल रही है। किसान 1200 की तो सरकारी बोरी भी नहीं है, ये तो मैं किसने कह दिया? 1800 तक मिल रही है। 70 वही तो 1200 की बोरी 1800 की मिल रही है, तो किसान परेशान है। लेकिन 1200 की तो बोरी है ही नहीं, कौन कह रहा है 1200 की बोरी? और साथ में दूसरा सवाल कि अफगानिस्तान क्योंकि 92 ने अपना ही रेट कर देता। 1200 में थी ना, 1200 का रेट 92 ने अपना सरकारी रेट 1700। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अफगानिस्तान में तालिबान आए। अच्छा, ये पहले सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। पहले ना देखें, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि पिछले 2 हफ्तों में यूरिया की कीमत में 10 रुपये तक की कमी आई है और इस वक्त जो 1863 रुपये से कीमत कम होकर के अब तो तकरीबन 1842 रुपये के ऊपर जो है रह गई है। लेकिन इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त क्या है? इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त 10,000 रुपये बोरी है। तो आप कंपैरिजन करें कि हमने कितना अपने किसान को फ़ायदा दिया है इंटरनेशनल प्राइस से। अगर आपको मंगवानी पड़ जाती तो आपको लग पता जाता। तो ये जो एक बड़ी, मैं समझता हूँ, एनर्जी मिनिस्ट्री ने और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज ने जो आपस में एक लाइजन क्रिएट किया, जिसकी वजह से किसान एक बहुत बड़े खर्चे से बच गया है। और ये जो यूरिया है उसकी अवेलेबिलिटी जो अब तो खैर वैसे ही, चूँकि यूरिया पानी के साथ आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ यूरिया चाहिए, तो वह चूँकि पानी सब जगहों पे इकट्ठा नहीं लगता, तो इसलिए अब यूरिया की कमी नहीं रहेगी। दूसरा सवाल, अफगानिस्तान में तालिबान आए और खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हमसाया सूबा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि JUI पे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आके तालिबान आए? देखें, बात यह है कि JUI का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है और इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है। और एक सोसाइटी में अगर एक ऐसे लोगों को इक़्तिदार मिलता है जो कि ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कि आप समझें कि आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं और जो एक मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज़ के हामी हैं, उनको इक़्तिदार मिलना किसी भी सोसाइटी के लिए कोई हौसला कौन बात तो नहीं है। और फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज आपने भी सुना होगा मरियम नवाज ने जो क्रिटिसाइज किया पंजाब के मुकाबले कहा कि भी कोई आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं ले रहे। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है, कह रही हैं कि मैंने पता नहीं बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की है। तो देखिए, मरियम नवाज़ जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। तो ये भी जो आज उनकी टेप चल रही है, ये भी एक उसी कड़े सिलसिले की एक कड़ी है। आसिफ जरदारी का बयान कल आया, उन्होंने कहा कि राब्ता गांव ने राब्ता किया और कहा है कि अब आप ही कोई रास्ता निकालें। और दूसरा, कुछ डील्स की बात एक बार फिर से सरगर्म हुई है अहमदाबाद और इमरान खान का अपने हवाले से, इस पर क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी बड़े अरसे बाद नजर आए, उसके राब्ते हो रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नज़र आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज़ अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। जलसों में इस तरह की बातें वो करते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो जरदारी साहब की भी मुझे लगता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और इसलिए वो अब फ़ौज के ऊपर, देखिए इनका क्या है, एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं,
अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। सर एक तो आपने कहा क्या मैं पाकिस्तान को जमात है, मेरा उससे भी आपने उसको शिद्दत करार दिया तो आपको चाहिए कि उसको इलेक्शन कमीशन से आप उसको पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि छुपाई जमातें बाकी वो भी किसी दौर में फांसी जमातें नजर आती थी, उनके उधर भी यही बैठते थे, तो क्या लगता है कि पीटीआई तो नहीं इलाका की जमात बन जाएगी? पीटीआई अकेली कौमी जमात पर आपने बताया था कि सर्दियों के मौसम में जो जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा उससे रिलीज किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता हफ्तों में हमने देखा कि 4.5 रुपए यूनिट बिजली महंगी हुई है। तो किस तरह से हुकूमत रिलीज देगी? नहीं, बिजली महंगी नहीं हुई है, वो सिर्फ जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं 1 महीने के वो बढ़े। मसलन अक्टूबर के लिए 4 रुपए 70 पैसे 4 रुपए 30 पैसे आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस किए हैं। अब चूंकि पेट्रोल गिर गया आगे आपको जो है वो सस्ता हो जाएगा, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, बिजली नहीं बढ़ी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।